ये बदनसीब लड़का एक ट्रक से ठोकर खा के मर जाता है और एक खतरनाक इसेकाय दुनिया में जागता है जो तबाही और मैजिक से भरी पड़ी थी। शुरू में उसे लगता है कि वो एक नॉर्मल सा बंदा है, लेकिन अंदर कहीं एक छुपी हुई खासियत है जो उसे सीधा अमर बना देती है। ऊपर से उसके अंदर एक अजीब सी पावर भी दबी होती है, लेकिन वो पावर खुद से एक्टिवेट नहीं होगी। इस दुनिया में जो खतरनाक बीस्ट घूम रहे हैं उनके बीच उसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना ही पड़ेगा। कहानी शुरू होती है एक मिडाइवल स्टाइल इसेकाई वर्ल्ड में, जहां एक हाई स्कूलर नाम रियू एक शांत और खाली कॉटेज में सीधा जमीन पे पड़ा होता है। बाहर जाके फ्रेश हवा लेता है और देखता है कि चारों तरफ बस ऊंचे पहाड़ ही पहाड़ हैं, जितना दूर नजर जाए। अपने हाथों को घूरता हुआ वो धीरे से कहता है, वाटर कम फॉर्थ, और तुरंत एक छोटा सा पानी का बॉल हवा में बन जाता है और उसकी हथेली पे हल्का सा टिपक जाता है। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब रियू एक अजीब सफेद खाली जगह में जाग गया था। ना दीवार ना जमीन, बस बेइंतहा खाली स्पेस। उसके पैनिक होने से पहले एक शांत आवाज गूंजी और एक फरिश्ता उसके सामने आ गया, उसके दिमाग को बिल्कुल खुली किताब की तरह पढ़ते हुए। फरिश्ते ने उसे तसल्ली दी कि ये आफ्टर लाइफ नहीं है, हालांकि दिखने में तो बिल्कुल उसी जैसा था। उसने कहा कि सालों से कोई यहाँ से गुजरा ही नहीं। फिर उसने बुरी खबर दी, रियो मर चुका है। वो भी किसी और ने नहीं, बल्कि लेजेंडरी ट्रक कुन ने ही ठोका था। रियो ने अजीब तरह की शांति से इस बात को कबूल किया, जैसे उसे पहले से पता था कि अगला कदम क्या होगा। री-इनकार्नेशन। उसने अपने दिमाग में फरिश्ते का नाम माइकल रख लिया और पूछा कि अगली जिंदगी में क्या करे। माइकल ने लेड बैक स्माइल के साथ कहा, जैसे चाहे वैसे जियो, अपनी मर्जी की लाइफ जियो। रियो का हमेशा से ख्वाब था एक स्लो बोरिंग लाइफ जीने का, और जब उसे ग्रीन सिग्नल मिल गया तो वो एक नई मैजिक से भरी दुनिया फी में जन्म लेने को तैयार हो गया। माइकल ने उसे वर्ल्ड का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दिया। दुनिया फी में सिर्फ 20% लोग मैजिक कर सकते हैं और रियो उनमें से एक है, और उसकी वाटर एलिमेंट से सबसे स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है। शांति मांगने पे माइकल ने उसे फॉरेस्ट ऑफ रोंडो में एक छोटी फील्ड कॉटेज दे दी। पास वाले आइस हाउस में 2 महीने का खाना स्टोर कर दिया और कॉटेज में 2 बुक्स रख दी, एक प्लांट्स के बारे में और एक मॉन्स्टर्स के। मैजिक के बारे में उसने कहा, सब इमेजिनेशन और ट्रेनिंग है, कोई चैंट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं, और फिलहाल कोई डेंजर भी नहीं, क्योंकि उसने एक बैरियर लगा दिया था ताकि जंगल के मॉन्स्टर्स पास ना आ सके। रियो दोबारा वाटर मैजिक ट्राई करता है और थोड़े से फोकस के साथ एक फ्लोटिंग वाटर बॉल बना लेता है। अब कोई चैंट की जरूरत भी नहीं। एमसी होने का फायदा, वो बाथ टब को पानी से फिल करता है, लेकिन पानी बिल्कुल फ्रीजिंग होता है। उसे गर्म करना था और किसी अजीब रीजन से वो सबसे पुराना तरीका ट्राई करता है, लकड़ी रगड़ के आग जलाना। काफी देर तक कोशिश के बाद तो वो थक जाता है। फिर उसे आइडिया आता है कि मैजिक से कोई और स्मार्ट तरीका सोचा जाए। अपनी केमिस्ट्री लेसन्स उसे याद आते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है, लेकिन ये करते ही पानी और ठंडा हो जाता है और आइस बन जाता है। अब जब उसके पास एक आइस का टुकड़ा था तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह धूप पे फोकस करता है और हैरत अंगेज तौर पर आग जल जाती है। आग मिलते ही वो पानी गर्म करता है और बाथ टब में डूब जाता है, जैसे यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। रिलैक्स होते ही उसके दिमाग की क्लैरिटी वापस आती है और उसे रियलाइज होता है कि वो सीधा मैजिक से ही गर्म पानी बना सकता था, लेकिन ये बात का एक्सपेरिमेंट होगा। फिलहाल तो डिनर टाइम है। खाना खाते वक्त उसे रियलाइज होता है कि आइस हाउस का खाना हमेशा नहीं चलेगा, उसे शिकार करना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। मगर जंगल में जाना उसे डराता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स वहां घूमते हैं और वो माइकल का दिया हुआ वो छोटा सा नाइफ लेकर तो सरवाइव नहीं करेगा ना। तो अब वक्त आ चुका था कि मैजिक से लड़ना सीखा जाए। अगली सुबह वो अपना पहला ऑफेंसिव स्पेल ट्राई करता है, वाटर बॉल, लेकिन जब वो एक दरख्त पे अटैक करता है कोई इफेक्ट ही नहीं होता। फिर वो शेप को बदलता है तो उसे एक शार्प एरो जैसा बनाता है। घंटों की प्रैक्टिस के बाद वो एक बेसिक वाटर जेट बनाता है, मगर दरख्त पे तो उसका फर्क भी नहीं पड़ता। अगले दिन वो आइस मैजिक ट्राई करता है, उम्मीद करते हुए कि ये ज्यादा डैमेजिंग होगा। वो एक आइस क्रिस्टल बनाता है, लेकिन उसे मूव करवाना मुश्किल होता है, पानी की तरह स्मूथ नहीं होता। पूरे दिन की मेहनत के बाद वो कुछ आइस क्रिस्टल्स समन करके हवा में रख देता है, लेकिन वो उन्हें टारगेट पे लॉन्च नहीं कर पाता। बहुत कोशिशों और नाकामियों के बाद वो इस लेवल तक पहुंचता है कि वो फटाफट आइस क्रिस्टल्स बना सकता है, लेकिन पावर अभी भी कम है, रियल फाइट के लायक नहीं।
वक्त कम था तो वो एक क्रिस्टल को स्पीयर जैसा शार्प बनाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रिवर बैंक के पास उसे कॉर्ड्स मिलता है। उसे लगता है ये किसी ट्रेजर से कम नहीं। माना खत्म हो जाए तो आग जलाने का बैकअप बन सकता है। हर्ब्स जमा करते वक्त एक वाइल्ड बोर उसे देख के सीधा चार्ज करता है। रियो डर से जम जाता है। लगता है कि दूसरी जिंदगी भी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन मरने का खौफ उसे एक्साइटेड करता है और वो साइड जंप्स करके बच जाता है। जल्दी से वो जमीन को आइस में बदल देता है। बोर फिसल के गिर जाता है। उस लम्हे वो शार्प आइसिकल्स ऊपर से गिरा देता है और एक स्ट्रॉन्ग हिट और बोर डाउन। ठीक है, लेकिन अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी थी। केबिन लौट के वो मॉन्स्टर कंपेंडियम देखता है। उस बोर को देख के पता चलता है कि वो तो बिल्कुल वीक कैटेगरी का मॉन्स्टर था। ये सुन के रियो का कॉन्फिडेंस ही हिल जाता है। अगले पेजेस पलटता है, सोचता है अगर वीक मॉन्स्टर्स उसे लगभग मार डालें तो स्ट्रॉन्ग वाले क्या करेंगे। फिर आती है ड्रैगन की एंट्री। बुक सीधा लिखती है, अगर कभी ड्रैगन दिखे भाग जाओ, फायदा नहीं फिर भी भाग जाओ। फिर अकुमा का पेज आता है और वो और भी ज्यादा डरावना था। लिखा था, भागने की जरूरत नहीं, बस प्रेयर करो कि कभी वो सामने ही ना आए। बिल्कुल भरोसा तोड़ देने वाला नॉलेज था ये तो, लेकिन रियो पढ़ता रहता है। जो भी हो वो अब पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह वो फिर निकलता है। पहले सब ठीक होता है। उसे एक फ्रूट ट्री मिलता है। वो एक बाइट लेता है और वो इतना टेस्टी होता है कि कल का सारा स्ट्रेस भूल जाता है। मगर ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक एक असैसिन हॉक उस पे अटैक करता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। रियो समझ आता है कि भाई वो इस बर्ड के सामने कुछ भी नहीं। हॉक के पास इनविजिबल एयर मैजिक होता है। डॉच करना थोड़ा मुश्किल था। वो मॉन्स्टर बुक की ट्रिक याद करता है और भागना शुरू करता है, लेकिन उड़ते हुए हॉक से कौन भाग के बच सकता है। वो रुक के फाइट करता है। आइस का डायरेक्ट अटैक, हॉक क्रैश होता है। रियो सोचता है काम हो गया, मगर हॉक फिर से आइस तोड़ के बाहर आता है। वो इंजर्ड हो चुका था। उसकी एक आंख खराब हो जाती है। शायद इसी वजह से वो पीछे हट जाता है। वो उड़ जाता है और रियो थक के जमीन पे गिर जाता है। वो बोलता है ये क्वाइट लाइफ बिल्कुल भी क्वाइट नहीं है। वापस जाते हुए वो भटक जाता है। जंगल में इधर उधर चलते हुए उसे एक क्रीपी चीज दिखती है। एक दुल्हन, बेसर का जिस्म, गले से धुआं निकल रहा जैसे चेन स्मोकर हो। वो आराम से अपने घोड़े को साफ कर रहा होता है। किसी तरह रियो वापस कॉटेज पहुंच जाता है। दिन गुजरते हैं। वो ट्रेन करता रहता है, रैंडम मॉन्स्टर से लड़ता है, मछली पकड़ता है, वाटर मैजिक को रिफाइन करता है, जब तक वो माउंटेन कट लेवल तक शार्प ना हो जाए। वो इस दुनिया को अब समझने लगा था। फिर भी हर रात वो उसी जगह जाता है जहाँ दुल्हन होता है। लड़ने नहीं, शायद खुद को ग्रो करने के लिए। मॉन्स्टर बुक में दुल्हन का कोई जिक्र नहीं। या तो वो मॉन्स्टर नहीं या इतना रेयर है कि बिगिनर्स गाइड में मेंशन ही नहीं। एक और टफ फाइट के बाद रियो रियलाइज करता है कि वो सिर्फ प्रूव करने नहीं जाता। रियो सोचने लगता है कि शायद दुल्हन पूरा वक्त उसे मजबूत बनाने की कोशिश ही कर रहा था। उस रात वो अजीब सा नाइट आई से एक तलवार बनाता है और बगैर कुछ कहे रियो की तरफ बढ़ा देता है। रियो एक पल के लिए उसे घूरता है, बात समझ जाता है और तलवार ले लेता है। जैसे ही वो पकड़ता है, दुल्हन पीछे मुड़ता है और बगैर आवाज के जैसे हवा में गायब हो जाता है। अगले चंद दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, तब तक जब तक वो साला हॉक फिर से दिख नहीं जाता। रियो ट्रेनिंग कर रहा होता है जब उसे अपने सामने हवा में मंडलाता हुआ दिखता है। उसकी आंख गायब होती है तो रियो फौरन समझ आता है कि वही हॉक है जिसे वो पहले लड़ चुका है, पर इस बार कुछ अलग था। पहले काला नहीं था और इस बार तो साइज भी बढ़ गया था। बिल्कुल क्लियर था ये इवॉल्व हो चुका है। हॉक पूरी शिद्दत से चार्ज करता है। रियो 5 लेयर की आइस वॉल खड़ी करता है, पर हॉक बगैर रुके उसे चकनाचूर कर देता है। फिर वो लेयर वॉल 10 बनाता है, पर रिजल्ट तो वही रहता है। रियो आइस लैंसर चलाता है, लेकिन हॉक सीधा उसमें घुस के निकल जाता है। उसका वॉकिंग स्टिक हाथ से गिरता है, पर वो फौरन ही आइस स्वर्ड पकड़ लेता है जो दुल्हन ने दी थी और पूरी ताकत से स्विंग करता है। इस बार काम हो जाता है। हॉक पीछे हिलता है और वो फिर से अटैक करता है, लेकिन रियो इस बार ब्लेड सीधा उसके अंदर घुसा देता है। हॉक जमीन पे गिरता है। रियो धीरे धीरे पास जाता है, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ। वो सोचता है ये बर्ड वैसे ही नहीं आया था, अपनी आंख दोबारा गवा के भी लड़ता रहा। मुझे स्ट्रांग बनाने वाला फैक्टर भी इसी में था।
एक तरह से वो हॉक का शुक्रिया ही करता है, क्योंकि वो इवॉल्व सिर्फ उससे मुकाबला करने के लिए हुआ था। रियो उसे आराम से दिल से मार देता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है, बगैर ये जाने कि एक ड्रैगन दूर से उसे देख रहा था। ड्रैगन जब सामने आता है और बोलता है तो रियो तो हिल के ही रह जाता है, क्योंकि वो उसकी आवाज सुन सकता है। ड्रैगन भी रिलैक्स्ड होता है, जैसे टेलीपैथी दोबारा काम कर रही हो। वो पूछता है रियो से कि क्या उसने कोई इवॉल्व्ड हॉक देखा है। रियो बताता है कि उसने उसे मार दिया। ड्रैगन क्यूरियस हो जाता है। रियो उसे वो आइस स्वर्ड दिखाता है और ड्रैगन फौरन पहचान लेता है, ये फेरी किंग की स्वर्ड है। ये सुन के रियो और कंफ्यूज्ड हो जाता है। ड्रैगन पूछता है रियो से कि उसने ऐसी कौन सी चीज की जो उसे ये स्वर्ड मिली। रियो बिल्कुल अनजान होता है। क्यूरियोसिटी खत्म करने के बाद रियो भी ड्रैगन से कुछ सवाल पूछता है। दोनों काफी देर बात करते हैं, फिर ड्रैगन कहता है कि अब उसे जाना होगा। जाते वक्त रियो अपना इंट्रोडक्शन देता है। ड्रैगन कहता है मेरा नाम लुएन है। रियो की नई दुनिया की लाइफ काफी चिल चल रही थी, इतनी चिल कि जिस फरिश्ते ने उसे रीइंकार्नेट किया था वो उसकी स्लैब फिर चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसने एक इम्पोर्टेंट चीज पहले मिस कर दी थी। रियो एक हिडन फीचर के साथ बॉन्ड हुआ था, इटर्नल यूथ, यानी हमेशा जवान रहने की ताकत। बाद में रियो को सी फूड का दिल करता है तो वो बीच की तरफ जाता है और एक शिप रेक देख लेता है। उसके पास एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। पता चलता है वो जिंदा नहीं है। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। रियो की आंखों में चमक आ जाती है। पहली बार इस दुनिया में कोई इंसान मिल रहा था। वो लड़का एबल था। वो वही सीन बार बार याद कर रहा होता है कि कैसे एक बड़ा ऑक्टोपस जैसा क्रिएचर स्टॉर्म के दौरान उनकी शिप पे अटैक करता है और वो डूबने लगता है। मगर जब आंख खुलती है तो वो रियो के घर में होता है, जिंदा पर कंफ्यूज्ड। वो फौरन उठ के दूसरे लोगों को ढूंढने लगता है। बाहर जाता है और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि ये जगह उसकी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं लगती। उसी वक्त रियो पीछे से आ जाता है। एबल शॉक हो जाता है। एक तो वो उसकी प्रेजेंस महसूस नहीं कर पाया, दूसरा रियो के कपड़ों का स्टाइल बिल्कुल अजीब था, पर वो कुछ नहीं बोलता, बस रियो को शुक्रिया बोलता है। रियो कहता है वो सिर्फ एक को बचा पाया, बाकी सब मर चुके थे। एबल कहता है कोई बात नहीं, वो सब स्मगलर्स थे वैसे भी। तभी उसका पेट गुड़गुड़ाता है। रियो कहता है चलो खाते खाते बात करते हैं। खाने के दौरान एबल कपड़ों वाली बात पूछ ही लेता है। रियो कहता है कि उसके पास यही कपड़े हैं, यहाँ कपड़ा बनाने का कोई तरीका नहीं। एबल कहता है भाई खरीद देता, फिर खुद ही रुक जाता है, शायद रियो के पास पैसे नहीं थे। रियो समझाता है भाई यहाँ आस पास कोई लोग ही नहीं जिनसे कुछ खरीदा जा सके। फिर एबल पूछता है कि वो शिकार कैसे करता है। रियो अपना नाइफ दिखाता है, फिर हल्का सा वाटर मैजिक करके कहता है मोस्टली इससे। एबल हैरान हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में आधे लोग ही मैजिक कर सकते हैं और वो उन आधों में नहीं है। रियो शॉक होता है, क्योंकि माइकल ने उसे बताया था कि सिर्फ 20% मैजिक यूजर्स होते हैं। एबल कहता है कि उसे बीच पे कुछ देखना है। दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में एबल कहता है अगर कोई मुश्किल आई तो मैं फ्रंट हैंडल करूंगा। रियो कहता है जरूरत नहीं, पर एबल इंसिस्ट करता है मैं वो बंदा नहीं बनना चाहता जो हमेशा बचाया जाता है। रियो कहता है ठीक है भाई, जैसे कहो वैसे होगा। बीच पे बॉडीज गायब होती हैं। एबल कहता है शायद समुंदर या मॉन्स्टर्स उठा के ले गए। फिर वो रियो को दोबारा थैंक्स बोलता है, नहीं होता तो वो भी उनमें होता। एबल अब अपनी क्रियो तक वापस आता है। स्टॉर्म उन्हें साउथ ले गया था और अब उसे पता नहीं वो किस डायरेक्शन में जाए। तब उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो रियो से पूछता है तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। रियो सरप्राइज्ड। एबल कहता है कि उसे रियो का साथ चाहिए होगा रास्ता ढूंढने के लिए, और जब वो पहुंच जाएगा तो वो रियो को अच्छी जॉब दिलवाएगा। रियो काफी सोचता है, फिर मना नहीं करता। एबल का गाइड बनने को तैयार हो जाता है। शाम को रियो अपने गार्डन के पास खड़ा होता है, जिसे बनाने में उसने बहुत वक्त लगाया था। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द होता है, जैसे वो सब छोड़ के जाने का सोच रहा हो। रात को वो एबल को बताता है कि वो किसी को सी ऑफ कहने जा रहा है। एबल क्यूरियस होता है, मगर कुछ बोलता नहीं। लेक पर दुल्हन नाइट उसका इंतजार कर रहा होता है। रियो कहता है मैं काफी टाइम के लिए इस जंगल से जा रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया। फिर वो अपना नाइफ निकालता है, आज मैं पूरा जोर लगाऊंगा। दुल्हन भी अपनी स्वर्ड निकालता है और फाइट शुरू होती है। रियो पूरी जान लगा के अटैक करता है। दोनों तरफ से ब्रूटल कॉम्बैट होता है। आखिर में रियो थक के गिर जाता है। दुल्हन चुपचाप लेक की तरफ लौटने लगता है। फिर अचानक पानी के नीचे हाथ डाल के एक मैजिकल आर्मर निकालता है और उसे पार्टिंग गिफ्ट के तौर पे रियो को दे देता है।
रियो इमोशनल हो जाता है। वो थैंक्स करता है और वापस चला जाता है। सुबह रियो और एबेल दोनों रास्ता पकड़ने को रेडी होते हैं। जाते वक्त रियो जंगल की तरफ देख के एक हल्का दर्द और नॉस्टैल्जिया महसूस करता है। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक वाइल्ड बोर दिख जाता है। एबेल कहता है, इसे मैं हैंडल करता हूँ। वो सीधा बोर पे झपटता है। एक जबरदस्त मूव से वो एक मीट डोनट बना देता है। रियो हैरान रह जाता है। ये क्या था? एबेल कहता है, कॉम्बैट स्किल, वेपन यूजर्स का असली दाव। रात वो लोग एक होलो ट्री में सोते हैं। अगली सुबह फिर निकल पड़ते हैं। जंगल के बीच उन्हें कुछ लिजर्ड मैन नजर आते हैं। एबेल कहता है, इनसे पंगा मत लेना, बहुत पावरफुल होते हैं, इसीलिए रास्ता बदलते हैं। पर रियो को रियलाइज होता है कि वो लोग पीछा कर रहे हैं। एबेल फाइट रेडी होता है, लेकिन रियो कहता है, उनकी गिनती ज्यादा है भाई, मैजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। एबेल सोचता है रियो बगैर स्टाफ के क्या ही करेगा। फिर वो शॉक हो जाता है जब रियो 4 आइसिकल लैंसेस एक साथ चला देता है और आधे एनिमीज तो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। फाइट के बाद एबेल पूछता है, ये स्पेल था क्या? रियो कहता है, बस नॉर्मल आइसिकल लैंस। एबेल हैरान, विंड मेजेस तो एक ही चला पाते हैं और तुमने 4? रियो कैजुअली बोलता है, शायद वाटर मैजिक का सिस्टम अलग है। एबेल कहता है, छोड़ो चलते हैं। फिर रियो पहले 2 आइस कप्स बना के पानी भर देता है। एबेल को चैंट अलग लगता है, मगर रियो कहता है कि उसने गलत सुना होगा। रास्ते में एबेल एक कॉइन रियो की तरफ फेंकता है। रियो एक्साइटेड हो जाता है, वाह भाई, पहली बार पैसे देखे। एबेल शॉक, ये बंदा तो ब्रोक नहीं, पूरी दुनिया से अलग ही कटा हुआ था। फिर वो रियो को 3 बड़े देशों के बारे में बताता है, किंगडम ऑफ नाइटली, डूही एम्पायर और हैंडेलू फेडरेशन। रियो डूही का नाम सुन के हंसी रोक नहीं पाता। कितना बकवास नाम है यार। उसका मजाक उड़ाता रहता है जब तक वो लोग एक बड़ी सी क्लियरिंग तक नहीं पहुंच जाते। तभी अचानक एक बड़ा पत्थर हिलता है और एबेल फौरन रिएक्ट करके उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। रियो फौरन एक वाटर शील्ड बना देता है, बस इतनी देर में कि पत्थर की तेज बैरज उस तक न पहुंच सके। तब एबेल को समझ आता है कि वो सीधा रॉक गॉम्स के बीच आ गए हैं। रियो एक लम्हे के लिए कंफ्यूज होता है। उसे लगता था कि गॉम्स थोड़े ह्यूमन जैसे होते हैं, मगर एबेल के पास एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं होता। वो सीधा एक गॉम पे झपटता है और उसके बीच में होल कर देता है, पर गॉम हिलता ही नहीं। दूसरा ही अपने आप पैच करके फिर अटैक करना शुरू कर देता है। एबेल पीछे हट के कहता है, हमारे अटैक्स उस पर कुछ खास इफेक्ट नहीं कर रहे। मगर रियो तब तक एक नया प्लान बना चुका होता है। वो हवा में एक बड़ा सा आइस ब्लॉक बनाता है और उसे जोर से गॉम के ऊपर गिरा देता है। पूरा ग्रुप तकरीबन पैनकेक बन जाता है। एबेल आंखें फाड़ के देख रहा होता है, भाई मैंने ऐसा स्पेल कभी सुना तक नहीं। रियो शोल्डर्स उचका के और कुछ आइस ब्लॉक्स गिरा देता है जब तक कि सारे गॉम्स खत्म नहीं हो जाते। डस्ट सेटल होता है तो उन्हें एक गॉम अभी भी हिलता जुलता मिलता है। उसके अंदर एक बड़ा चमकता हुआ मैजिक स्टोन होता है। एबेल कहता है, ये तो बहुत महंगी चीज है। रियो चाहता है बाकी गॉम्स के मैजिक स्टोन्स भी निकाले, पर वो सब आइस के नीचे दबे हुए थे और रियो आइस मेल्ट करने का झंझट नहीं उठाता। या तो उसका मन नहीं, या वो बस लेजी फील कर रहा होता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा सा जानवर दिखाई देता है, क्रॉक और हिपो का हाइब्रिड जैसा। एबेल कहता है, ये बीहीमोथ है, एक रेयर मॉन्स्टर जिसके बारे में लोग सिर्फ कहानियां सुनते हैं। रियो लड़ने के मूड में होता है, मगर एबेल सीधा मना कर देता है। बीहीमोथ से पंगा सीधा सुसाइड है। इसी बीच एक ग्रुप विवर्न्स आसमान से नीचे आता है। रियो एक्साइटेड होता है, मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर देखने का मौका। विवर्न्स जादुई चार्ज किए हुए पत्थर बीहीमोथ पे फेंकना शुरू करते हैं, मगर बीहीमोथ इतनी जोर की धाड़ मारता है कि स्पेल्स कैंसिल हो जाते हैं और विवर्न्स सीधा जमीन पे गिरते हुए हिल जाते हैं। रियो सोचता है उसने कोई मैजिक कैंसिल टाइप स्किल इस्तेमाल की होगी। रात में खाते वक्त एबेल फिर से बात उठाता है, कहता है, मैजिक कैंसिल मैंने सिर्फ डंजन ट्रैप्स में सुना है। ये सुन के रियो फौरन इंटरेस्टेड हो जाता है। एबेल बताता है कि जहां वो लोग जा रहे हैं लोन, वहां एक डंजन है। रियो का मूड गर्म हो जाता है। वो एबेल को घूरता है जैसे वो कुछ और सीक्रेट्स छुपा रहा हो। एबेल टॉपिक बदलता है और पूछता है कि क्या रियो डॉव्स और एल्व्स के बारे में जानता है। रियो सीधा बोलता है, जो कुछ पता है सब बताओ। कुछ दिन और चलते हैं और वो लोग एक बड़ा माउंटेन रेंज पहुंच जाते हैं। रियो कहता है कि माउंटेन्स क्रॉस करने के बाद उन्हें जरूर कोई ह्यूमन सेटलमेंट मिलेगा। एबेल हैरान होता है, तुम ये सब कैसे जानते हो?
रियो सोचता है कि उसे ड्रैगन से हुई बात बतानी चाहिए, मगर फिर वो चुप रह जाता है और कैजुअली बोल देता है, बस वो ही नॉलेज जो आम लोग नहीं समझेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों एक अजीब सी आवाज़ सुनते हैं। दोनों फुल अलर्ट हो जाते हैं। तभी आसमान से एक मैसिव ग्रिफन नीचे आता है। दोनों की हालत खराब। एबिल तो पैनिक अटैक के आसपास। रियो तेजी से सोचता है और एक बड़ी सी मीट स्लैब हवा में फेंक देता है। एबिल भी कॉपी कर देता है बगैर सोचे। ग्रिफिन दोनों मीट लेके आराम से उड़ जाता है। अगर अटैक करता दोनों एक सेकंड भी ना टिकते। आगे बढ़ते हुए एबल कहता है कि ऐसे बीहीमोथ और ग्रिफिन जैसे क्रिएचर सदियों से नहीं दिखे। शायद माउंटेन्स ही उन्हें ह्यूमन से अलग रखते आए हुए हैं। रियो को याद आता है वेवंस नॉर्थ साइड से आए थे, मतलब उनके नेस्ट पास ही होंगे। और हाँ, थोड़ा आगे जाके उन्हें वेवंस का ग्रुप मिलता है जो किसी जानवर को खा रहे थे। रियो लड़ने की सोचता है, मगर एबल कहता है पूरा प्रोफेशनल स्क्वाड लगता है इन्हें मारने में। रियो पूछता है अगर ये उड़ ना पाए तो? एबिल, तो मैं काम तमाम कर दूंगा। बस ये सुनते ही रियो एक ड्रामेटिक फेक चैंट बोलता है और 4 आइसिकल्स वेवंस के विंग्स में घुसा देता है। उन्हें जमीन पे पिन कर देता है। एबिल मौका नहीं छोड़ता और सीधा जाके काम तमाम। फिर 2 और वेवंस नीचे गिरते हैं। रियो ने भी लॉक कर देता है, इस बार बगैर चैंट के। एबिल थोड़ा सस्पिशियस होता है, मगर अभी के लिए इग्नोर कर देता है। वो तीनों वेवंस के मैजिक स्टोन्स लेके नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं। माउंटेन्स पार करने के बाद दोनों हसीन ग्रीन हिल्स में पहुंच जाते हैं। एबिल हैरान होता है कि उन्होंने वेवंस को भी मार लिया और इतने मैजिक स्टोन्स भी इकट्ठे कर लिए। एम्पायर तक पहुंचते ही ये सब खूब पैसे दिलवाएगा। रियो पूछता है वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? बस डेब्यू एम्पायर मत कहना। एबिल कहता है डेब्यू नॉर्थ में है। रियो सुकून की सांस लेता है। एबिल पूछता है कोई मसला है क्या? रियो बोलता है लोग बुरे नहीं, बस नाम बहुत क्रिंज है। एबिल को ये रिएक्शन अजीब लगता है। आगे सड़क दिखने लगती है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थी। एबिल समझ आता है कि माउंटेन्स कुछ खास थे। रियो पूछता है, मगर एबिल टॉपिक अवॉइड करता है और कहता है कि रोड टाउन तक ले जाएगी। रियो एक्साइटेड हो जाता है, आखिरकार प्रॉपर बेड मिलेगा भाई। एबिल कहता है टाउन का खाना भी ट्राई करने लायक है। रात तक वो टाउन पहुंच जाते हैं। इनमें खाना खाते हैं। फिर एबिल गिल्ड का टॉपिक छेड़ता है। कहता है गिल्ड ज्वाइन कर लो, लाइसेंस ही तुम्हारी आईडी बन जाएगा और सिटी एंट्री टैक्स भी बच जाएगा। फिर कहता है कि उसने एंट्री फीस सिल्वर कॉइन से दिया था। रियो थोड़ा इरिटेट होता है, क्या तुम हर कॉइन का हिसाब रखोगे जो मेरे ऊपर खर्च होता है? एबिल थोड़ा शर्मा जाता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि गिल्ड मॉन्स्टर लूट और मैजिक स्टोन्स खरीद लेती है। अल्केमिस्ट ही उनका इस्तेमाल जानते हैं। रियो और पूछने वाला होता है कि वेट्रेस करी लेके आ जाती है। रियो प्लेट देख के लिटरली शॉक हो जाता है। करी? एक परफेक्ट जापानीज स्टाइल करी? वो सोचता है कि इसे काय में हीरोज को करी बनाने में कब साल लग जाते हैं, यहाँ तो तैयार पड़ी है। चखता है बिल्कुल वैसे ही जैसे जापान की करी, एकदम नॉस्टैल्जिया। प्लेट 1 सेकंड में क्लीन और वो और ऑर्डर कर देता है। अगली सुबह वो एबल का दिमाग खाता रहता है। भाई वो करी क्या चीज थी? एबल थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है। रियो हंस के कहता है चलो सब सीक्रेट्स बताओ, मगर एबल घबरा के कहता है कि वो स्वीट्स नहीं खाता और आगे बढ़ जाता है। रियो कंफ्यूज्ड रहता है। थोड़ी देर बाद वो लोन टाउन पहुंच जाते हैं, गोल्डन बीट फील्ड से घिरा हुआ। गेट पर गार्ड निमर एबल को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वो महीनों से मिसिंग था। एबल बताता है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, मगर रियो की वजह से वो वापस आया। निमर रियो का हाथ शुक्रिया के साथ पकड़ता है। शहर के अंदर एबल गिल्ड चलने को बोलता है। आम लोग F रैंक से शुरू करते हैं, मगर अगर B रैंक का रिकॉर्ड हो तो सीधा D रैंक मिल सकता है। रियो को आइडिया पसंद आता है। गिल्ड में घुसते ही लोग एबल पे टूट पड़ते हैं जैसे कोई हीरो वापस आ गया हो। रियो खुश होके उसे एंजॉय करने देता है और बाहर जाके हवा लेता है। वहाँ उसकी टक्कर एक एल्फ गर्ल से हो जाती है। उसके प्रिटी फेस, शार्प ईयर्स रियो का ध्यान खींच लेते हैं, मगर वो भी रियो को ध्यान से देख रही होती है। वो रियो के कोट को पहचान लेती है। ये फेरी किंग का कोट है और अज्यूम कर लेती है कि फेरी किंग रियो को काफी इंपॉर्टेंस देता होगा। रियो को कुछ समझ ही नहीं आता। वो कह देती है कि वो जल्दी में है और उम्मीद करती है कि कभी दोबारा मिलेंगे और भीड़ में गायब हो जाती है। रियो वहीं कंफ्यूज खड़ा रहता है। अभी
हुआ क्या? एबल बाहर आता है, रियो को अंदर खींचता है और फख्र से अनाउंस करता है, ये वो लड़का है जिसने मेरी जान बचाई। बाकी सब लोग रियो को चारों तरफ से थैंक्स बोलने लगते हैं और काफी टाइम बाद पहली बार उसे सेंटर ऑफ अटेंशन होना बुरा नहीं लगता। इसके फौरन बाद एबल रियो को फ्रंट डेस्क पे ले जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि रियो को उसकी रिकमेंडेशन पर डी रैंक एडवेंचरर रजिस्टर कर दो। रिसेप्शनिस्ट एक सेकंड के लिए जम जाती है क्योंकि एबल की स्क्वाड का किसी और को रेकमेंड करना पहले कभी हुआ ही नहीं था। एबल कहता है रियो नॉर्मल बंदा नहीं, ये थोड़ा अलग केस है। रिसेप्शनिस्ट समझाती है कि रिकमेंडेशन हो जाए तब भी रियो को रैंक मिलने के लिए अपनी ताकत प्रूव करनी पड़ेगी। एबल कहता है ठीक है, वो खुद गिल्ड मास्टर से बात कर लेगा। उन्हें वेट करने को बोला जाता है और कुछ ही देर बाद दरवाजा जोर से खुलता है और गिल्ड मास्टर ह्यू फुल ड्रामेटिक एंट्री के साथ अंदर आ जाता है, बिल्कुल फायर्ड अप। जैसे ही उसे पता चलता है कि एबल वापस आ गया, एबल फौरन रियो का इंट्रोडक्शन कराता है और बोलता है कि वो चाहता है कि रियो रैंक अप एग्जाम दे। ह्यू कहता है बगैर टेस्ट के सीधा रैंक बढ़ना मुमकिन नहीं। तब एबल बिल्कुल सीधे चेहरे से बोलता है रियो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। ह्यू पहले तो हंसने वाला होता है, लेकिन एबल जब मैजिक स्टोन्स का बैग टेबल पे रख देता है तो ह्यू के होश उड़ जाते हैं। इतने सारे मैजिक स्टोन्स का मतलब ये था कि उन्होंने एक दो विवरण नहीं बल्कि इतने ज्यादा मार दिए कि किंगडम उड़ा सके। एबल आराम से कहता है पैनिक मत करो, सारे साउथ साइड मैलेफिक माउंटेन्स के नीचे हंट किए गए हैं, तो अब वहां डेंजर खत्म हो गया है। रियो को माउंटेन का ये नाम इंटरेस्टिंग लगता है, मैलेफिक। वो सोचता है इसका खास मतलब होगा। ह्यू का रिएक्शन सब बता देता है। वो कहता है जो लोग मैलेफिक रेंज क्रॉस करते हैं वो वापस नहीं आते, टॉप टायर एडवेंचरर्स भी नहीं, जब तक कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो। ये सुन के रियो और एबल उस रेंज से जिंदा बच के आ गए। रियो के लिए ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था और एक सेकंड भी जाया किए बगैर वो रियो का रैंक वहीं पे डी कर देता है। तभी एबल की पुरानी पार्टी अंदर आ फूटती है और फौरन इमोशनल सीन शुरू हो जाता है। उन्होंने तो सोच लिया था कि एबल कभी वापस नहीं आएगा। ह्यू उन्हें मिलने के लिए जगह देता है और रियो को लेके बाहर निकल जाता है रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए। चलते चलते ह्यू रियो को बताता है कि एबल की पार्टी क्रिम्सन स्वर्ड गिल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग और फेमस पार्टियों में से एक है। रियो ज्यादा शॉक नहीं होता, लेकिन सोचता है कि सीधा डी रैंक पे जंप करना थोड़ा अनफेयर तो नहीं। ह्यू समझ आता है और कहता है मैं एबल को इतने सालों से जानता हूँ, वो एक विवरण सोलो नहीं मार सकता। इसका मतलब सीधा ये है कि तुमने इस फाइट में बड़ा रोल अदा किया, बस इतना काफी है डी रैंक के लिए। रिसेप्शनिस्ट वापस आती है रजिस्ट्रेशन का सामान लेकर। ह्यू पेपर वर्क की शिकायत करता हुआ अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। नैना मुस्कुरा के रियो को बेसिक रूल समझाना शुरू करती है। वो कहती है कि पहले 300 दिन तक वो गिल्ड लॉजिंग्स में रह सकता है, फिर उसे अपना रहने का इंतजाम खुद करना होगा। फिर वो बताती है कि गिल्ड नए एडवेंचर्स के लिए डंजन एक्सप्लोरेशन कोर्स चलाता है। रियो फौरन साइन अप कर लेता है। 2 दिन बाद सुबह 9 बजे मीटिंग हॉल में आ जाना। ये सुन के रियो हिलता है, तुम लोग घड़ियां भी यूज करते हो, टाइम इतना एग्जैक्ट। नैना मुस्कुरा के आगे बढ़ जाती है। वो रियो को एक क्रिस्टल डिवाइस दिखाती है। वो हाथ रखता है, क्रिस्टल रोशन होता है और बायोमेट्रिक स्कैन करके उसकी मालूमात मेटल प्लेट पे ट्रांसफर करता है। वही छोटा मेटल स्लेब उसका गिल्ड कार्ड बन जाता है। नैना उसे कार्ड देती है और ऑफिशियल मेंबर बनने पे कांग्रेट्स कहती है। दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं। एबल वहां वेट कर रहा होता है। वो रियो को नए कपड़े और शायद एक स्टाफ दिलाना चाहता था। रियो कपड़ों से खुश मगर स्टाफ पे कंफ्यूज। एबल समझाता है कि मेजेस के लिए स्टाफ स्टैंडर्ड है। रियो कंधे उचका के कहता है मैं बगैर स्टाफ के ही ठीक मैजिक कर लेता हूँ और क्लोज कॉम्बैट के लिए मेरे पास स्वर्ड है। एबल पूछता है स्वर्ड कहाँ है? रियो उस छोटे नाइफ की तरफ इशारा करता है। एबल सोचता है कि ये नाइफ भी स्वर्ड है, भला ये बंदा है क्या? रियो कहता है कि अभी गियर से ज्यादा जरूरी एक चीज है, इस दुनिया का सही नॉलेज। रिसर्च में उसे पता चलता है कि वक्त का सिस्टम आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स अर्थ जैसा है और मैट्रिक सिस्टम भी वही है। रियो समझ आता है कि अर्थ के किसी बंदे का असर है। उसी वक्त एबल स्टोर से कपड़ों का पेमेंट करके आता है। कहता है असल मजा अब शुरू होगा। वो रियो को पार्टी हॉल में ले जाता है। सब गिल्ड बडीज उसके सेफ रिटर्न की पार्टी मना रहे होते हैं। रियो और एबल पूरी रात लिटरली फट के पार्टी करते हैं। सुबह नैना उसे खींच के उसके रूम तक लाती है। वहाँ 2 रूकी एडवेंचर्स रहते हैं।
मिल्स और ईडो। नैना जाते ही मिल्स शुरू हो जाता है नैना की तारीफों के पुल बांधने। ईडो कहता है जो तुमसे कई लेवल्स ऊपर है उसकी फिक्र छोड़ो। फिर वो रियो से गिल्ड लॉजिंग्स के बारे में पूछता है। कुछ देर बाद नैना एक नया रिक्रूट लाती है, एमन नाम का। वो 16 साल का, घबराया हुआ, कहता है उसके पेरेंट्स नहीं रहे इसलिए वो एडवेंचर बनना चाहता है। नैना कहती है सब इसे कंफर्टेबल करें। इधर एबल अपनी पार्टी को बता रहा होता है कि उसने रियो को बगैर स्टाफ के मैजिक करते देखा, विवरेंस को फ्रीज करते देखा और एरिया से आइस उड़ाते देखा। उनमें से एक लिन इस पे यकीन नहीं करती। वो लॉजिक लगाती है, रेंज, प्लेसमेंट, कास्टिंग रूल्स ये सब मैजिक के खिलाफ है। एबल उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है, कहता है रियो ने रॉक गॉम्स को भी आइस ब्लॉक्स गिरा के कुचल दिया था। लिन सीधा कहती है कि ये तो थ्योरी के हिसाब से इम्पॉसिबल है। तब उनकी एक और टीममेट रिया बात छेड़ती है। एक बंदा था जो ऐसे काम करता था, इन्फर्नो मैजिशियन, लेकिन उसके बारे में लोग सिर्फ र्यूमर्स ही जानते हैं। कोई जिंदा शख्स नहीं जिसने उसे देखा हो। पार्टी में कुछ लोग टेंशन लेने लगते हैं। अगर रियो इतना स्ट्रांग हुआ और कल को एनिमी साइड पे चला गया तो? कोई कहता है अगर वो एम्पायर के साथ हो गया तो? एबल फौरन बोलता है रिलैक्स, रियो डेबी एम्पायर का नाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उनके साथ कभी नहीं होगा। इधर रूम में रियो अपने नए रूमीज के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है, सोचता हुआ कि जिंदगी कितनी वियर्ड हो गई है, मगर सच बताऊं अच्छी लग रही है। कुछ दिन बाद रियो और एमन जो कि न्यूबी था, उन दोनों का डंजन स्पीड रन बूट कैंप खत्म हो जाता है। इंस्ट्रक्टर ऐलान करता है कि आज दोपहर वो लोग डंजन का पहला फ्लोर क्लियर करने जाएंगे। एमन पहले ही पैनिक मोड में होता है। पहला हकीकी डंजन रन। रियो उसे कहता है शांत हो जा, नहीं तो अंदर जाने से पहले ही थक जाएगा। इंस्ट्रक्टर ग्रुप से पूछता है किसी को कुछ पूछना है? रियो फौरन हाथ उठाता है। क्या एडवेंचरर्स पहले क्लियर किए हुए फ्लोर्स पर सीधा वॉक कर सकते हैं? इंस्ट्रक्टर हैरान होता है। ये सवाल तो आमतौर पर तजर्बाकार डंजन क्रॉलर्स पूछते हैं। वो समझाता है कि साउथ के कुछ डंजन्स में वॉप पॉइंट्स होते हैं, लेकिन लोन डंजन उनमें से नहीं। यहाँ कोई खास पर्क्स नहीं। इसके बाद वो सब रूकीज को लेकर सीधा डंजन की तरफ निकलता है जो सिटी के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ होता है। वो बताता है कि पूरा शहर डंजन के आसपास ही बनाया गया है। वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि कुछ सालों में डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स की गिनती अचानक स्पाइक कर जाती है। कभी कभी मॉन्स्टर्स सरफेस तक आ जाते हैं, मगर रूकीज को चेन दिलाने के लिए कहता है कि डंजन्स के आसपास बने पड़े वॉल्स इसीलिए हैं ताकि शहरी महफूज रहे और फिलहाल मॉन्स्टर वेव का कोई चांस नहीं। थोड़ी देर बाद वो लोग डंजन के बिगिनर फ्रेंडली फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं जहां कोई डेंजरस मॉन्स्टर नहीं होते। इंस्ट्रक्टर उन्हें फ्री एक्सप्लोरेशन की इजाजत देता है, बस एक शर्त, एंट्रेंस के आसपास रहना। रियो फौरी एमन के साथ पार्टी बनाता है। चंद लम्हों में रियो को महसूस होता है कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है। वो एमन से कहता है अटैक के लिए रेडी हो जा, मैं उस चीज को पिन करूंगा तो सीधा अटैक मारना। एमन घबराहट में अपनी स्वर्ड निकालता है और यूं कहानी डंजन के अंदर वाले फाइट्स की तरफ मुड़ती है। कुछ देर बाद एक मॉन्स्टर आंट सामने आ जाती है और रियो फौरन पहचान जाता है ये वो ही सोल्जर आंट है जो उसने गाइड बुक में देखी थी। वो एमन को कहता है कि इसकी गर्दन को टारगेट करना, मैं इसे आइस स्पीयर से जगह पे पिन करूंगा। रियो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ आइस स्पीयर्स चला के आंट को जमीन पे चिपका देता है। एमोन आगे बढ़ के एक क्लीन स्लैश से उसकी गर्दन उड़ा देता है और अपनी जिंदगी का पहला किल कर लेता है। एमोन खुशी के मारे पागल हो जाता है, लिटरली फूले नहीं समाता। रियो सुकून से आंट का मैजिक स्टोन निकाल लेता है, उनकी पहली ऑफिशियल डंजन विक्ट्री का ट्रॉफी। शाम को दोनों अपने रूमीज के साथ डिनर कर रहे होते हैं जो कहते हैं आज छोटी सी पार्टी होनी चाहिए, फर्स्ट डंजन क्लियर सेलिब्रेशन। रूममेट्स काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं कि रियो और एमोन ने स्टार्ट में ही सोल्जर आंट हैंडल कर ली। एमोन मॉडेस्टली कहता है कि उसने तो सिर्फ लास्ट ब्लो दिया, असल काम तो रियो ने किया, आंट को लॉक करके। फिर वो एक्साइटेड होकर कहता है कि वो कल फिर डंजन जाना चाहता है, लेकिन ये भी मान लेता है कि अकेले एक्सप्लोर करने का सोच के भी उसके पेट में घबराहट होती है। रियो कहता है कि वो भी साथ चलेगा क्योंकि उसका भी दिल है डंजन के तीसरे फ्लोर तक चेक करने का। वो कहता है ये बात काफी शेडी है कि फर्स्ट फ्लोर का मॉन्स्टर लोअर फ्लोर पे घूम रहा था। जब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ऐसा रेयरली होता है, ईडो दरमियान में बोलता है कि उसने भी सुना है कि आजकल सोल्जर आंट्स फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे दिखाई देने लगी हैं। तीनों को समझ नहीं आता कि सीन क्या है। तभी एबल आराम से रूम में दाखिल होता है और बताता है कि सोल्जर आंट्स ऐसा करके ऊपर आ सकती हैं।
निल्स और इडो शॉक हो जाते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि टाउन का नंबर 1 एडवेंचर उनके सामने खड़ा है। रियो हमेशा की तरह नॉर्मल लहजे में एबिल को ग्रीट करता है। उनकी पॉपुलैरिटी का जरा सा भी ढोल नहीं पीटता। एबिल हंस के रूममेट से कहता है, इस रियो का ख्याल रखना, इसको कॉमन सेंस की बहुत कमी है। मिल्स फौरन खड़ा होकर तकरीबन सलामी मारता है। मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। मेरा ड्रीम है कि आप जैसा लेजेंडरी एडवेंचर बनूं। वो एबिल से दरख्वास्त करता है कि उसे अपने गोल्डन हाथ से हैंडशेक मिल जाए। एबिल मुस्कुरा के हाथ मिला लेता है और कहता है कि ड्रीम चेस करो, लेकिन सबसे पहले जिंदा रहना प्रायोरिटी पे रखो। रियो सीधा पूछ लेता है, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? एबिल कहता है कि वो अभी अभी मिशन से वापस आया है, लेकिन जुमला पूरा होने से पहले ही उसकी पूरी पार्टी कमरे में फूट पड़ती है। लड़कियां क्लियरली गुस्से में होती हैं कि एबिल सीधा गिल्ड मास्टर के पास रिपोर्ट करने के बजाय रूकीज के पास आया हुआ है। एबिल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो तो बस नए एडवेंचर्स को टिप दे रहा था, मगर लिन उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती। वो वैरन से कहती है, इसको सीधा खींच के गिल्ड मास्टर के पास ले जाओ। वैरन बगैर मुश्किल के एबिल को कंधे पे उठा लेता है, जबकि एबिल बच्चे की तरह शोर मचाता रहता है। जाते जाते लिन रियो की तरफ तीखी और जेलस नजर डालती है। रियो ऑकवर्ड होके कहता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? प्रीस्टेस रिया फौरन लिन को रोकती है और रियो से पोलाइट तरीके से अपोलोजाइज करती है। फिर पूरी पार्टी को बाहर ले जाती है। उनके जाते ही इडो और मिल्स पूरे फैन बॉय मूड में एबिल और उसकी पार्टी के किस्से सुनाने लगते हैं। रियो अब भी समझ नहीं पाता कि लोग इतना क्रेज क्यों करते हैं इन क्लाउन्स के लिए। उसी वक्त बाहर रिया लिन को थोड़ा डांटती है कि पब्लिक में रियो को ऐसे घूरने की जरूरत नहीं थी। लिन कहती है कि वो सिर्फ क्यूरियस थी, क्योंकि एबिल रोज उसके मैजिक के बारे में रायता फैलाता रहता है। रिया भी इस बात को मानती है कि उसका भी दिल है देखने का कि रियो एक्चुअल फाइट में क्या कर सकता है। एबिल मुस्कुरा के कहता है, मौका बहुत जल्द मिलने वाला है। अगले दिन रियो और एमोन फिर डंजन जाते हैं। इस बार उनका सामना मॉन्स्टर डॉग्स के पैक से होता है। रियो फिर आइस स्पीयर से सारे डॉग्स को पिन कर देता है और एमोन खुद अपनी स्वर्ड से कुछ मॉन्स्टर्स को काट के अपनी स्किल्स दिखाता है। ब्रेक के दौरान रियो कहता है कि एमोन का स्वर्ड स्टाइल उसे एबिल की याद दिलाता है। एमोन बताता है कि उसने तलवार चलाना एक बुजुर्ग आदमी कीरो से सीखा था, जो कैपिटल के एक मशहूर स्वर्डमैनशिप एकेडमी से तरबियत याफ्ता था। ये सुनकर रियो तकरीबन कंफर्म कर लेता है कि एबिल ने भी शायद वही एकेडमी देखी होगी। उसे लगता है कि एमोन में वाकई पोटेंशियल है। मुस्तकबिल में वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्वर्ड्समैन बन सकता है। एमोन को भी अजीब लगता है कि एक मेज होते हुए रियो को स्वर्डमैनशिप का इतना इल्म कैसे है। रियो कैजुअल अंदाज में कहता है कि उसने भी कुछ वक्त के लिए एक इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेनिंग की थी, फिर अपनी लड़ाई को इवॉल्व करके अपना स्टाइल बना लिया। वो नोट करता है कि इमोन का मौजूदा स्वर्ड स्टाइल जिस्म के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग है, लेकिन बहुत रियलायबल भी। बस स्टेमिना बेहतर करने की जरूरत है। रियो को याद आता है कि सफर के दौरान एबिल हर सुबह सनराइज से पहले उठ के स्वर्ड प्रैक्टिस करता था। वो कहता था, टैलेंट वाले भी अगर मेहनत नहीं करें तो बर्बाद हो जाता है। एमोन फौरन मोटिवेट हो जाता है, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा स्ट्रांग बनने के लिए। रियो हाँ में हाँ मिलाता है। अगली सुबह रियो लाइब्रेरी जाता है। वो देख के स्टन रह जाता है कि लाइब्रेरी कितनी मैसिव है। वो लाइब्रेरियन से अल्केमी बुक्स के बारे में पूछता है। वो उसे बिगिनर मैनुअल से भरी एक बड़ी शेल्फ तक ले जाती है। इतनी किताबें देख के रियो थोड़ा ओवरवेल्म हो जाता है। वो सोचता है थोड़ी फ्रेश एयर ले लूं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है आसपास सब कुछ अंधेरा हो जाता है। पूरा शहर डार्कनेस में डूब जाता है और एक टोटल सोलर इक्लिप्सी की वजह से। रियो ऊपर आसमान की तरफ देखता है, समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वो एक और अजीब चीज महसूस करता है। आसपास के सारे लोग गायब हो चुके हैं। शहर एकदम खाली, खौफनाक खामोशी से भरा हुआ। अचानक उसे पीछे से बहुत तेज खतरे का एहसास होता है। इंस्टिंक्ट से वो मुड़ के एक जबरदस्त आइस बैरियर समन करता है। उस बैरियर से टकराकर एक पावरफुल फायर ब्लास्ट डिफ्लेक्ट हो जाता है। वो समझने की कोशिश करता है कि उसे बारबेक्यू बनाने की कोशिश किसने की, और तब वो देखता है जो उसकी तरफ चलती हुई आ रही होती है, जैसे कोई हॉलीवुड एक्शन मूवी की परफेक्ट विलन। वो चिल्ड कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा रही होती है, क्लियरली एंजॉय कर रही होती है कि एक रैंडम ह्यूमन उसकी टेरिटरी में फंस गया है, और साफ नजर आ रहा होता है कि वो उसकी धुलाई करने का प्लान कर चुकी है। रियो फौरन समझ आता है कि वो एक डीमन है और शायद वो सबसे मजबूत ओपोनेंट है जिसका उसे इस दुनिया में अब तक सामना हुआ। एक लम्हे के लिए वो सोचता है कि भाग जाए, लेकिन फौरन रियलाइज कर लेता है कि उस वियर्ड डायमेंशन से भागना मुमकिन नहीं, चाहे कितनी भी तेजी से क्यों न दौड़े।
वो दांत भींच के फैसला करता है लड़ना ही पड़ेगा। रियो फौरन कई आइस बैरियर्स समन कर देता है। डीमन दोबारा एक मैसिव फायर वेव चलाती है। बैरियर्स उसे रोक लेते हैं, लेकिन इस बार डीमन अपनी स्ट्रैटेजी बदलती है। वो एक इनविजिबल विंड बुलेट चलाती है जो रियो के आइस शील्ड्स को आसानी से फाड़ देती है। लेकिन जब वो रियो तक पहुंचती है तो उसकी रोप से टकरा के बगैर नुकसान बाउंस हो जाती है। डीमन लेडी हैरान होती है, ये इंसान की क्लॉक ने मेरा अटैक कैसे रोक लिया। करीब आके वो रोप को पहचान लेती है। वो फौरन समझ आती है कि ये कोई आम इंसान नहीं, एक रेयर मेज है जो फेरी किंग की रोब में उसके अटैक्स सह रहा है। वो फैसला करती है कि मैजिक से खेलना वक्त को वेस्ट करने जैसा है। वो अब उसे अपनी स्वर्ड से काटेगी। रियो को मालूम है कि अगर वो क्लोज रेंज में आ गई तो हालात खराब हो सकते हैं। वो आइस वर्ड समन करता है और डिफेंसिव स्टैंस लेता है। डीमन लेडी फुल स्पीड से हमला करती है। वो इंसेनली फास्ट है। रियो को मुसलसल डॉज करना पड़ता है। एक स्लैश तो इतना करीब जाता है कि उसके चेहरे के सामने से गुजर जाता है। धड़ाम धड़ाम आइस शार्ड्स उड़ते हैं, बिजली की रफ्तार से हमले। रियो एक ओपनिंग देख के आइस स्पीयर्स की हेल स्ट्रॉम छोड़ देता है, मगर डीमन हर स्पीयर को ऐसे डॉज करती है जैसे ये सब उसके लिए वार्म अप हो। वो लड़ाई में इतनी मगन होती है कि उसे एहसास भी नहीं होता कि इक्लिप्सी खत्म हो रहा है। इस दौरान रियो को रियलाइज होता है कि वो अपनी स्पीड विंड मैजिक से बढ़ा रही है। फिर वो रियो के बिल्कुल करीब एक फिनिश ब्लो करने की कोशिश करती है, मगर रियो इस बार भी आसानी से उसका अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है। अब उसे समझ आता है कि सख्त स्वर्ड ट्रेनिंग के बाद दुल्हन के मुकाबले में इस डीमन का टेक्निक काफ़ी नीचे है। डीमन शॉक्ड रह जाती है। ये इंसान कौन है जो फेरी किंग का रोब और ब्लेड दोनों यूज़ कर रहा है। इससे डीमन और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो सोचती है अगर ये लड़ाई लंबी चल गई तो रियो मुस्तकबिल में बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। इसे अभी फ़ौरन ख़त्म करना होगा। वो पूरे फायर्स ऑफेंसिव मोड में चली जाती है। अब रियो के लिए ये जीने या मरने की लड़ाई बनने वाली थी, लेकिन रियो ज़रा भी पैनिक नहीं होता। वो मुकम्मल सुकून से अटैक्स करता है। एक गैप देखकर प्रिसाइज काउंटर मारता है और डीमन को ऑफ बैलेंस कर देता है। मौका देखते ही वो तेज़ी से शार्पेंड आइस स्पाइक्स की एक हैवी वेव चलाता है। डीमन फौरन अपने आप को ब्लेजिंग फ्लेम से कवर करती है जो स्पाइक्स को पिघला देते हैं। मगर जैसे जैसे रियो का हमला बढ़ता है, डीमन को मजबूरन और भी डिफेंस लानी पड़ती है। अब वो मोटी स्टोन वॉल्स समन करती है। रियो फौरन अपना तरीका बदलता है। अब वो हाई प्रेशर वाटर जेट्स चलाता है जो स्टोन वॉल्स को पत्ते की तरह कट कर देते हैं और डीमन पर मल्टीपल हिट्स लग जाते हैं। डीमन शॉक हो जाती है, ये इंसान एक्चुअली मुझे हर्ट कर रहा है। घने धुएं की वजह से रियो की विजन डिस्टर्ब हो जाती है और वही डीमन की जान बच जाती है। रियो को लगता है कि ये परफेक्ट चांस है। वो एग्रेसिवली आगे चार्ज करता है फिनिशिंग ब्लो देने के लिए। डीमन डेस्परेशन में आगे कूद के उसका अटैक डायरेक्टली ब्लॉक कर लेती है। दोनों की तलवारों का क्लैश हवा में जोर से गूंजता है। उसी बीच रियो का ध्यान एक सेकंड के लिए भटक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि डीमन की चोट फौरन रीजनरेट हो रही है। वो एक पल के लिए हैरान होता है और बस उसी एक पल का फ़ायदा उठाते हुए डीमन एक पावरफुल ब्लो लगा देती है जो रियो को उड़ा के पास वाली बिल्डिंग में दे मारती है। उसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है कि उसे अपनी स्किन पे छोटे पानी के कतरे महसूस होते हैं। वो ऊपर देखती है, एक बॉइलिंग से भी ज़्यादा गर्म बारिश का ड्रॉप उसके फेस पे गिरता है। वो पेन से चीख उठती है और फौरन अपने आप को स्टोन कोकून के अंदर बंद कर लेती है जब तक ये झाड़त ख़त्म नहीं हो जाए। इधर रियो धीरे धीरे वापस अपने पैरों पे खड़ा होता है, काम तरीके से लैंड करता है, अगला मूव निकालने के लिए रेडी। कुछ ही पल बाद डीमन अपने कोकून से एक वॉयलेंट फ्लेम ब्रस्ट के साथ बाहर आती है, आसपास की चीज़ें उड़ाती हुई। वो धीरे धीरे रियो की तरफ चलती है। उसकी बॉडी से पूरे का पूरा मर्डर का वाइब निकल रहा होता है। तभी इक्लिप्सी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। जैसे ही सूरज की रोशनी उसकी ब्लेड पे पड़ती है, उसकी तलवार धड़ से टूट के बिखर जाती है। वो वहीं रुक जाती है, ज़मीन पर ज़ुबान से टास्क करते हुए कहती है, लगता है अभी के लिए यहीं छोड़ना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम निपटा लूँगी। रियो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ अभी निकल यहाँ से जल्दी। डीमन सरप्राइजिंगली चिल होती है। वो कैजुअली अपना नाम बताती है, लियोनोर, और उससे उसका नाम पूछती है। रियो बड़ा बेदिल सा जवाब देता है। क्लियरली दिख रहा होता है कि उसे किसी डीमन से दोस्ती वोस्ती करने में ज़ीरो इंटरेस्ट है। लियोनोर को इंटरेस्टिंग लगता है कि रियो पहले से जानता है कि वो डीमन है। उसे थोड़ा रेग्रेट भी होता है कि उसने टाइम पास किया, सीधा उसे मार ही नहीं दिया।
वो वार्निंग देती है, एक दिन हमारा रीमैच होगा, शायद तुम पहले से कोई और डीमन तुमसे टकरा जाए, बस किसी वीकलिंग से मत मरना। जब मैं वापस आऊंगी और ज़्यादा स्ट्रांग होके आऊंगी, तब मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगी तुम्हें फिनिश करने में। रियो के पीछे एक ठंडी सी सर्द लहर दौड़ जाती है ये सुन के। तभी इक्लिप्सी कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। शहर वापस नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी पूरी फाइट का कोई फिजिकल निशान नहीं छूटता। थोड़ा हिला हुआ फील करते हुए रियो डिसाइड करता है, बुक्स खरीदता हूँ फिर सीधा रेस्ट। वो सीधा बैंक जाता है और विब्रेंस के मैजिक स्टोन से कमाई गई कॉइन्स का पैसा कैश करवाता है। खासा अमाउंट मिलता है। इसके बाद वो डॉम की तरफ जाता है। सोचता है रूममेट से मिल ले, वो लोग नहीं मिलते तो वो वापस जाने लगता है। तभी देखता है कि मिल्स और इडो को कुछ घटिया एडवेंचर्स ने घेर रखा है। मिल्स और इडो गुस्से में ग्रुप के लीडर डैन पे चिल्ला रहे होते हैं कि वो लोग इंजर्ड होने के बावजूद उनका एम्बुश कर रहे हैं। डैन ठंडी हंसी के साथ कहता है, मॉन्स्टर्स भी तुम पे रहम नहीं करेंगे जब तुम डंजन में मरोगे, तो मैं क्यों करूं। तभी उसके साथ खड़े छोटे गुंडे एक एक करके बेहोश होके गिर जाते हैं। पीछे से रियो ने उन्हें क्वाइटली नॉकआउट कर दिया होता है। रियो आराम से डैन से कहता है, जो बात तुमने कही वो बिल्कुल सही है, बस कभी अपने ऊपर भी अप्लाई कर लेना। फिर वो थोड़ा टॉन्ट के साथ पूछता है, अब भागने का प्लान है या फाइट करोगे। डैन गुस्से में पागल होकर रियो पे चार्ज करता है। रियो एक स्टेप साइड में होता है और अपनी तलवार के हैंडल से सीधा उसके पेट में मारता है। डैन वहीं झुक के अपना ब्रेकफास्ट उलट देता है। रियो फौरन अपने इंजर्ड दोस्तों की तरफ मुड़ता है, उनके जख्म चेक करता है, हल्का सा डांटता है, थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि ऐसे वीक लूजर्स तुम्हें कभी कॉर्नर ना कर सके। पर अभी के लिए वो कहता है सबको ब्रेक चाहिए। तीनों मिलकर पब्लिक बाथ्स जाते हैं। वहाँ इडो जो उनका प्रीस्ट है, रियो के इस छेद को हील करता है जो लियोनोर के विंड बुलेट ने दिया था। गर्म पानी में आराम से बैठे बैठे सबका मूड हल्का हो जाता है। क्यूरियोसिटी हैंडल नहीं होती तो वो रियो से पूछते हैं, भाई तुझे लगा किसने, कौन सा मॉन्स्टर इतना स्ट्रांग था कि तुझे चोट लग गई। रियो एक पल के लिए डीमन का नाम बताने का सोचता है, फिर डिसाइड करता है रिलैक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब बातें बाद में। कुछ ही वक्त बाद नील्स, इमोन और इडो एक टीम बना के डंजन जाने लगते हैं। नील्स और इमोन फ्रंट लाइन संभालते हैं, गॉब्लिन से डायरेक्टली लड़ते हैं और इडो पीछे से हील सपोर्ट देता है। नील्स गिरे हुए गॉब्लिन से मैजिक स्टोन्स निकालता है और इडो इमोन का जख्म हील करता हुआ कहता है कि लास्ट फाइट बहुत क्लोज है। नील्स कहता है कि इससे पहले चीजें खराब होने वापस चलना चाहिए। इडो एग्री करता है। 4th फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर्स मिलना नॉर्मल नहीं। इमोन का दिल चाहता है थोड़ा और मॉन्स्टर हंट करके एक्स्ट्रा पैसा कमा ले, लेकिन नील्स को एबल की बात याद आती है। जिंदगी रिस्क में डालने लायक कोई चीप रिवॉर्ड नहीं होता, तो वो लोग वापस जाने का फैसला करते हैं। ये उनका बेस्ट डिसीजन होता है, क्योंकि कुछ फ्लोर्स नीचे ही एक और एडवेंचर ग्रुप एक मैसिव बीस्ट से बगैर वार्निंग के टोटल वाइप हो जाता है। सरफेस पर रियो अभी भी लियोनोर के मैजिक के बारे में सोच रहा होता है, पर उसे इतना तो सुकून है कि कास्टिंग स्पीड में वो उसके सामने टिक गया। अब वो डिसाइड करता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स और बिल्ड करे और वीकनेसेस को फिक्स करे। सबसे बुरा वीक पॉइंट स्पीड। वो उसकी स्पीड के करीब भी नहीं पहुंच पाया। उसे थोड़ी जलन सी होती है उसके विंड मैजिक से, पर इंस्टेड बैठ के उदास होने के वो सोचता है कि अपने वेव्स बना सकता है। रियो एक आइडिया निकालता है, पानी के जेट से खुद को प्रोपेल क्यों ना करूं। उसने ये पानी के अंदर आजमाया था, लेकिन जमीन पर उसे शक होता है कि ये काम करेगा। वो आगे एक आईसी प्लेटफॉर्म बनाता है, फिर अपनी पीठ पर सैकड़ों छोटे वाटर जेट्स पैदा करके खुद को धकेलने की कोशिश करता है। नतीजा, एक बूढ़ी दादी से भी थोड़ी ज्यादा रफ्तार। वो इरिटेट होता है मगर कहता है वर्क इन प्रोग्रेस है। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाके डीमंस और एल्केमी के बारे में किताबें ढूंढने लगता है। उसी वक्त एबेल, लिन की पार्टी की लो रैंकिंग विजिट भी लाइब्रेरी में होती है। वो रिकॉर्ड्स चेक कर रही होती है कि क्या कोई स्पेल एग्जिस्ट करता है जो इतनी मजबूत आइस वॉल बना सके कि गॉम्स को कुचल दे। कुछ नहीं मिलता। वो हल्की सी खुश हो जाती है क्योंकि वो मानना चाहती है कि रियो ने झूठ बोला। उसके दिमाग में ऐसा स्पेल सिर्फ कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट विजिट का काम हो सकता है। जब वो किताब वापस शेल्फ पे रख रही होती है तब उसकी नज़र एल्फ लड़की सारा पे पड़ती है। दोनों हल्का सा हेलो हाई करती हैं, थोड़ी बात करती हैं, फिर सारा याद आने पे कि उसे अपनी पार्टी से मिलना है वहाँ से निकल जाती है गिल्ड की तरफ। इमोन और बाकी लोग डंजन से वापस आते हैं।
नील्स जैसे ही नैना को देखता है फौरन शटर मोड ऑन हो जाता है। इडो उसके सर पे हल्का सा थप्पड़ मारता है और आगे बढ़ के नैना को बताता है 5th फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर्स मिले। नॉर्मली वो 10th से नीचे होते हैं, इसलिए हम रिपोर्ट करने वापस आए। नैना मैजिक स्टोन्स चेक करके कंफर्म करती है और फौरन गिल्ड मास्टर को बताने दौड़ जाती है। साथ ही लड़कों का शुक्रिया अदा करती है इतनी इम्पोर्टेंट इन्फो लाने के लिए। ह्यू ये सुन के खुश नहीं होता। गॉब्लिन्स का 5th फ्लोर पे मिलना ये आमतौर पर बड़ा इशारा होता है। वो सोचता है शायद मॉन्स्टर आउटब्रेक शुरू होने वाला है। वो नैना को बोलता है कि बी रैंक और इससे ऊपर की जितनी पार्टीज टाउन में है सबको बुला लो। नैना बताती है कि फिलहाल सिर्फ 2 हाई रैंक पार्टीज अवेलेबल हैं, एबल यानी क्रिम्सन स्वर्ड की पार्टी और वाइट ब्रिगेड। थोड़ी देर बाद एबल और उसकी पार्टी ह्यू के ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। एबल पहले ही इरिटेटेड होता है क्योंकि इसका मतलब है कि उसे वाइट ब्रिगेड के लीडर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। गर्ल्स उसे कहती हैं ड्रामा बंद कर और प्रोफेशनल बन जा। वो डीप ब्रीथ लेकर ऑफिस में दाखिल होता है। अंदर पहले से वाइट ब्रिगेड का लीडर फिलिप्स बैठा होता है। एबल उसे देखते ही अंदर से क्रिंज फील करता है मगर कंट्रोल में रहता है। दोनों के बैठते ही ह्यू सूरत हाल समझ जाता है। 5th फ्लोर पर इन्फो सॉलिड गॉब्लिन्स हैं। तुम दोनों को यानी वाइट ब्रिगेड पार्टी और क्रिम्सन स्वर्ड पार्टी को डंजन में जाके चेक करना होगा कि कहीं मॉन्स्टर आउटब्रेक की शुरुआत तो नहीं हो गई। लास्ट टाइम ऐसा 10 साल पहले हुआ था। जल्दी लग रहा है मगर पॉसिबिलिटी है। एडवेंचर पार्टीज को मूव करने के लिए ह्यू उन्हें बेट देता है 100 गोल्ड फौरन और 200 गोल्ड काम करने के बाद। फिलिप्स से पहले एबल पूछ लेता है हम सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं या लड़ना भी है। ह्यू सर हिला के कहता है सिर्फ इन्वेस्टिगेट, अगर आउटब्रेक पहले से शुरू है तो भाग आना। फिलिप्स बीच में बोल उठता है अगर ऑलरेडी शुरू हो चुका है तो करना क्या है। ह्यू सीधा बोलता है अगर आउटब्रेक हो तो अंदर रुकना नहीं, सीधा बाहर आ जाना। डंजन सील कर देंगे और नाइट्स को बुलाएंगे। लॉर्ड और नाइट्स का HQ पहले से अलर्ट है। अगर ये वाकई बड़ा आउटब्रेक निकला तो सब रेडी रहने चाहिए। फिर दोनों पार्टी से पूछता है तैयार हो इस मिशन के लिए। क्रिम्सन स्वर्ड हो या वाइट ब्रिगेड, दोनों फौरन हाँ कर देते हैं। अगली सुबह रियो मामूल से पहले उठ के तैयार हो रहा होता है नॉर्दर्न लाइब्रेरी जाने के लिए। उसके रूममेट्स तब तक अभी जाग रहे होते हैं। वो बताता है मैं आज एल्केमी थोड़ा सीरियस लेवल पर पढ़ने जा रहा हूँ। सुना है नॉर्दर्न लाइब्रेरी में एडवांस्ड लेवल की किताबें मिलती हैं। ईडो सर हिला के कहता है हाँ, डी रैंक और उससे ऊपर के एडवेंचरर्स वहाँ आराम से जा सकते हैं। इमोन दरमियान में कहता है कि उसने सुना है वहाँ कुछ फॉरबिडन बुक्स भी रखी जाती हैं। ये सुन के रियो के अंदर वाली चिंगारी फुल ऑन जल उठती है, लेकिन ईडो उसे नीचे लाता है। उन तक एक्सेस चाहिए तो कम से कम वी रैंक का एडवेंचर होना पड़ेगा, तभी अलाउड होगा। सब उसे गुड लक बोलते हैं उसकी नॉलेज क्वेस्ट के लिए, जबकि वो खुद डंजन के लिए गियर अप होने लगते हैं। रियो जब नॉर्दर्न लाइब्रेरी पहुंचता है उसे वहां का एटमॉस्फेयर फौरन पसंद आ जाता है। शेल्व्स देखते हुए वो सोचता है यहाँ अगर सीधा पूछ लूं डीमन वाली किताब कहाँ है तो लोग पागल हो जाएंगे। वो 1st फ्लोर की तरफ सीढ़ियों से चढ़ रहा होता है, तब उसकी नज़र किसी अनएक्सपेक्टेड चीज पे पड़ती है। सारा, वही एल्फ लड़की। रियो फौरन थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है उसे देखते ही। इधर डंजन के गेट पे ह्यू और दोनों इलीट पार्टीज पहुंच चुकी होती हैं। गेट खोलने ही वाले होते हैं कि एबल हाथ उठा के सबको रोक देता है। रियो कुछ ऑफ लग रहा है। वो लिन से कहता है कि विंड मैजिक से 1st फ्लोर स्कैन करे। लिन कंसंट्रेशन में आके चेक करती है और शॉक हो जाती है। गेट के अंदर ही अंदर सैकड़ों मॉन्स्टर्स भीड़ की तरह जमा हैं। बस वही कंफर्मेशन काफी होता है, आउटब्रेक ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ह्यू फौरन हुक्म देता है सब पीछे हट जाओ, नाइट्स और गिल्ड को मैसेज भेजो। गिल्ड में निल्स और बाकी लोग नोटिस बोर्ड पे एक अनाउंसमेंट देखते हैं, डंजन सील्ड। वो सोचते हैं कि ये सब 5th फ्लोर पे मिले गॉब्लिन आर्चर्स की रिपोर्ट की वजह से हो रहा है, लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ अंदर आता है चिल्लाता हुआ मॉन्स्टर आउटब्रेक शुरू हो गया है। सारे एडवेंचर्स को डंजन वॉल्स की तरफ भेजा जा रहा है। इसी वक्त रियो और सारा लाइब्रेरी में एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, जैसे बाहर दुनिया एग्जिस्टेंस ही छोड़ चुकी है। सारा पहले खामोशी तोड़ती है, फनी है ना, हम फिर मिल गए। छोटी सी इंट्रोडक्शन के बाद वो पूछती है तुम कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हो। रियो लगभग बोल ही देता है डीमन के बारे में, मगर फौरन स्विच मार देता है मैं अल्केमी पढ़ना चाहता हूँ गॉम्स बनाने के लिए। सारा इम्प्रेस्ड हो जाती है।
गॉम्स बनाना बिगिनर लेवल का काम नहीं है, डायरेक्ट उसी पे किताब मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें वो किताबें दिखा सकती हूँ जो इनडायरेक्टली हेल्प करेंगी। लाइब्रेरी का मैप तो मुझे रटा है। दोनों बुक्स और एडवेंचरिंग के बारे में बातें करते हुए चलने लगते हैं। तब सारा बताती है वो एक बी रैंक पार्टी विंड की मेंबर है और सिटी की ओनली एल्फ है। रियो को याद आता है किसी ने कहा था यहाँ सिर्फ एक ही एल्फ रहती है। सारा कहती है एल्व्स नॉर्मली ह्यूमंस के साथ नहीं रहते, मैं थोड़ी अलग टाइप की हूँ। डंजन के आउटर वॉल्स पर मीनवाइल पूरी सिटी के एडवेंचर्स जमा हो चुके हैं। ज्यादा वक्त नहीं लगता और मॉन्स्टर्स हैवी गेट तोड़ के बाहर निकल आते हैं। ह्यू जोर से चिल्लाता है, एरोज, स्पेल्स सब चलाओ। गॉब्लिन स्वार्म के खिलाफ फुल ऑन वॉर शुरू हो जाता है। कुछ मिनट बाद नाइट्स भी पहुंच जाते हैं और मॉन्स्टर्स को वापस धकेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, लेकिन ह्यू का चेहरा बिगड़ रहा होता है। इस बार मॉन्स्टर्स की तादाद पिछले आउटब्रेक से बहुत ज्यादा है। लड़ाई लंबी खिंच जाती है। एबल की पार्टी के एरोज खत्म होने लगते हैं। तब निल्स एक बैरल भर के एरोज लेके हामते हुए आता है, साथ ही ह्यू का मैसेज। आउटब्रेक के बाद जो बॉस आएगा उसे एबल और फिलिप्स की पार्टीज हैंडल करें। ज्यादा देर नहीं लगती, गॉब्लिन्स का स्वार्म काफी हद तक क्लियर हो जाता है और ह्यू कमांड देता है, फिलिप्स, एबल, अगला फेज तुम लोग संभालो। दोनों पार्टीज वॉल से नीचे जंप करती हैं। लिन विंड मैजिक से उनकी लैंडिंग स्लो कर देती है। जमीन पे उतरते ही लेफ्ट ओवर मॉन्स्टर्स को काटते हुए गेट की तरफ बढ़ते हैं वो, और वहीं रुक जाते हैं बॉस का इंतजार करने के लिए। तब एक गॉब्लिन जर्नल गेट से बाहर आता है। सब सोचते हैं इसे गिरा दिया तो काम खत्म, लेकिन उसके पीछे से दो और जनरल्स निकल आते हैं। एबल फौरन समझ आता है ये नॉर्मल फाइट नहीं, बॉस होगा गॉब्लिन किंग, और जब तक ये जनरल्स जिंदा हैं वो और भी खतरनाक होगा। प्लान सिंपल, एबल एक जनरल, फिलिप्स दूसरा, लिन और रिया तीसरा। लड़ाई शुरू होती है। एबल अपने ओपोनेंट के दोनों हाथ काट देता है, लेकिन तभी वो गेट के मुंह से एक बहुत बड़ा शैडो निकलता हुआ देखता है। वो जोर से चिल्लाता है, सब झुक जाओ। एक सेकेंड बाद गेट के अंदर से एक मैसिव विंड स्लैश जैसी वेव निकलती है जो तीनों गॉब्लिन जनरल्स को ऐसे कट कर देती है जैसे वो कागज के बने हो। सब लोग वहीं जम जाते हैं। ऐसी पावर, ऐसी ब्रूटैलिटी, ये कोई नॉर्मल बॉस नहीं हो सकता। एबल और फिलिप्स दोनों समझ जाते हैं कि इस लेवल पे सिर्फ वो ही लड़ सकते हैं। दोनों एक साथ चार्ज करते हैं, लेकिन उनकी तलवार उनके आर्मर पर स्क्रैच तक नहीं डाल पाती। एबल वक्त जाया किए बगैर अपनी घूस्ट स्किल एक्टिवेट करता है। किंग के काउंटर अटैक को डॉज करके क्लोज रेंज में जाता है और सीधा उसके दिल की तरफ थ्रस्ट करता है, मगर फिनिश नहीं हो पाता। गॉब्लिन किंग हमला करने के लिए मूव करता है, पर एबल वैनिश हो जाता है और गैप देख के लिन को चिल्लाता है, अभी खत्म करो। लिन के विंड स्पीयर सीधा गॉब्लिन किंग के जिस्म को पायर्स कर देते हैं और वो वहीं ढेर हो जाता है। सब लोग एक सांस में रिलैक्स करते हैं, बस खत्म। लेकिन डंजन के अंदर कहीं कोई और चीज अभी भी सो रही है। सब वापस गिल्ड लौट आते हैं सेलिब्रेशन के मूड में। जब तक रियो लाइब्रेरी से वापस आता है, गिल्ड फुल ऑन पार्टी मोड में होता है और उसे होश भी नहीं होता कि इतनी खुशी का रीजन क्या है। लोग अंदर गा रहे हैं, हंसी चल रही है और बेचारा गिल्ड मास्टर ह्यू पेपर वर्क में डूबा हुआ है। मॉन्स्टर आउटब्रेक की रिपोर्ट्स, एडवेंचर्स को पे आउट, फ्यूचर रिसर्च के लिए रॉयल कैपिटल के लोगों की आमद, सब एक साथ। पार्टी साइड में एबल सबको बता चुका होता है कि आउटब्रेक के दौरान क्या क्या हुआ। तब एबल की पार्टी रियो के पास आती है। लिन काफी वक्त से एक सवाल अपने दिमाग में घुमा रही होती है। वो सीधा पूछती है, रियो, क्या तुम दूर से थिक आइस वॉल्स बना सकते हो? रियो साफ साफ कंफर्म करता है, हाँ, और एग्जैक्ट बोलो तो लगभग 40 मीटर तक कास्ट कर सकता हूँ। काफी वक्त लगा प्रॉपर फील आने में, इतना आसान नहीं जितना लगता है। लिन हैरान, उसे कभी किसी को इतनी दूर तक इफेक्टिव मैजिक कास्ट करते नहीं सुना। वो पूछती है, ये स्पेल तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है, और अगर हाँ तो क्या बोलते हो तुम? रियो मुस्कुरा के कहता है, दिखाना हो तो बाद में दिखा दूंगा। और क्या बोलता हूँ? जो मुंह में आए बस बोल देता हूँ, तुम भी कुछ भी बोल सकती हो। तब मिल्स बीच में टपक पड़ता है, रियो अगर अभी नहीं गया खाने की मेज पर तो प्लेट्स खाली हो जाएंगी। जो एक्सक्यूज करके फूड लाइन की तरफ निकल जाता है, लेकिन अभी भी एक ही बात में अटकी होती है, मतलब इनकेंटेशन गो विद द फ्लो, ये क्या लॉजिक है? एबल समझाता है,
रियो के लिए इनकेंटेशन बस कूल लगने के लिए है, असल में वो बगैर कुछ कहे भी कास्ट कर सकता है। ये बात लिन के लिए और भी ज्यादा ब्रेन ब्रेकिंग होती है। नेक्स्ट डे इडो, नील्स और एमॉन गिल्ड में जॉब बोर्ड के सामने खड़े होते हैं, लेकिन बोर्ड बिल्कुल खाली। रियो उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली तो इस वक्त डंजन में होते हैं। वो बताते हैं कि मॉन्स्टर आउटब्रेक के बाद डंजन इंस्पेक्शन के लिए बंद कर दिया गया है, तो कुछ दिन तक अंदर नहीं जा पाएंगे। इसलिए वो लोग रिसोर्स गैदरिंग जॉब्स ढूंढ रहे हैं ताकि थोड़ा कमा सके। लेकिन आउटब्रेक के दौरान इतने आइटम्स ड्रॉप हुए कि अब गैदरिंग जॉब्स की डिमांड भी कम हो गई है। रियो अपने काम का बताता है, मैं मैजिक कॉपर और ढूंढ रहा हूँ, एल्केमी शुरू करने के लिए चाहिए। इडो को याद आता है, मैजिक कॉपर और बहुत महंगा होता है। रियो कहता है, हाँ, एक शॉप ने तो एक छोटे पीस के 50 गोल्ड मांगे थे। उनके पास पैसों की टेंशन नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी लोडेड था, लेकिन वो अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो सादा सा पूछता है, तो क्या तुम लोग मेरे लिए मैजिक कॉपर और गैदर करने में इंटरेस्टेड हो? रियो ने बताता है कि वो हर एक को 4 गोल्ड कॉइन्स देगा, चाहे उन्हें कॉपर और मिले या ना मिले, और अगर वो वापस आके कोई और लाते हैं तो रियो उसे 25 गोल्ड में उनसे खरीदेगा। तीनों की आंखें फट जाती हैं क्योंकि इतनी बड़ी रकम उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। इडो फिर भी पूछता है, रियो क्या तुम वाकई इतना ज्यादा देने में ठीक हो? रियो कामली एक्सप्लेन करता है, अगर तुम लोग कॉपर ला भी दो तो मुझे 37 गोल्ड देने पड़ेंगे, जो टाउन के 50 गोल्ड से काफी सस्ता है। मेरे लिए ये अच्छी डील है। मैथ सिंपल थी और पूरा सेंस बन रहा था। तीनों कंफर्म करते हैं कि रियो मजाक नहीं कर रहा और फौरन खुश होके कॉपर और ढूंढने लगते हैं। उनके जाते ही रियो को बाहर से कुछ हल्ला गुल्ला सुनाई देता है। वो नीचे आके देखता है, डैन कुछ नाइट से झगड़ा कर रहा होता है जो एक लड़की को बीच बाजार से किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लड़की क्लियरली जाने को तैयार नहीं थी। नाइट उसका हाथ पकड़ के उसे घसीटने लगते हैं। डैन आगे बढ़ के एक नाइट को जोर से धिक्का देता है और लड़की उनके हाथ से छूट जाती है। लेकिन अब मसला और बड़ा हो गया था क्योंकि नाइट्स 4 हैं और डैन अकेला, और वो सब तलवारों से लेस होते हैं। डैन ये लड़ाई नहीं जीत सकता। ग्रुप का लीडर डैन को लेसन सिखाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम लेता है, धड़ाम, वो मुंह के बल जमीन पे गिरता है। लोग शॉक में। बूट्स के पास तो कुछ नहीं था, ये गिरा कैसे? नाइट एम्बैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता, सो वो डैन पे इल्जाम लगा देता है कि इसने कुछ किया होगा। फिर जब वो दोबारा उठने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है बार बार। थोड़ी देर बाद फिलिप्स वहां पहुंचता है और नाइट्स की हरकतों पर लिटरल डिस्गस्ट से भर जाता है। नाइट्स पहले उसे दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि शहर में नाइट्स का रैंक एडवेंचर से ऊपर होता है, लेकिन फिलिप्स को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि नोबल भी है। उसका पूरा नाम फिलिप्स हीनलीन है। नाइट हीनलीन नाम सुनते ही समझ जाते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि फिलिप्स का बाप एलेक्सिस हीनलीन रॉयल नाइट्स का फॉर्मर कैप्टन था और उस खानदान का नाइट्स ऑर्डर पर बहुत असर है। फिलिप्स उन नाइट्स को सीधा सुनाता है, तुम लोगों ने नाइटहुड की बेइज्जती की, गायब हो जाओ वरना तुम्हारी नौकरी गई, समझ गए? नाइट्स फौरन भाग जाते हैं। फिलिप्स रियो की तरफ देखता है। उसे पता चल चुका होता है कि ये ट्रिप रियो की मैजिक की वजह से हुआ था। एबेल पहले ही बता चुका था कि रियो की मैजिक एबनॉर्मल है, लेकिन फिलिप्स ने कभी अपनी आंखों से इतनी दूर से इतना प्रिसाइज मैजिक नहीं देखा था। वो अप्रिशिएट करता है पर किसी को नहीं बताएगा कि रियो ने रॉयल नाइट्स को गिराया क्योंकि रियो के लिए अननेसेसरी ट्रबल हो जाएगा। फिलिप्स को शेम भी होती है कि उसके रैंक के लोग इतना घटिया बर्ताव कर रहे थे। रात को रियो खाना खा रहा होता है, तब एबेल अकेला वहां आ जाता है जो आमतौर पे रेयर है क्योंकि उसकी पार्टी हमेशा साथ होती है। रियो फौरन बोल देता है, आज अकेला? लगता है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाने वाले हो। एबेल पैनिक मार के कहता है, बंद करो ये बकवास, लोग सुन लेंगे। रियो डिड्यूस करता है कि एबेल का किसी लड़की पे क्रश है। पहले वो सोचता है कि लिन होगी। एबेल फौरन डिनाई करता है, अरे नहीं, लिन को तो वॉरेन पसंद करता है। रियो कैजुअली बोलता है, अच्छा तो तुम्हारी नजर रिया पे है। एबेल और भी पैनिक हो जाता है जो बेसिकली रियो की सस्पिशन कंफर्म कर देता है। रियो फिर मेन टॉपिक पे आता है, असल बात क्या है, अकेले क्यों हो? एबेल बताता है कि वो प्लेजर डिस्ट्रिक्ट इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ कुछ नाइट्स, वही गंदे वाले, शायद किसी को हार्म करने वाले हैं। एक डंजन इन्वेस्टिगेटर आया हुआ है लोन में, एबेल का पुराना दोस्त।
उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्राउन ने नाइट असाइन किए हैं, पर वही नाइट्स क्रिमिनल्स जैसा बिहेवियर कर रहे हैं। एबेल जानता है कि इधर 100% प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए वो जाके उन्हें रोकना चाहता है और रियो की हेल्प काम आ सकती है। दोनों चल रहे होते हैं तब रियो दो एडवेंचर्स को सस्पिशियसली बात करते हुए देखता है। रियो ने शहर के हर एडवेंचर को मिल लिया था, ये दोनों नए लग रहे थे। एबेल कहता है बहुत लोग लोन डंजन ट्राई करने आते हैं लेकिन डंजन बंद है, फिर ये लोग यहाँ क्यों हैं और ये लोग ब्लैक क्लोथ्स में हैं और हमें देखते ही गायब हो गए। थोड़ी देर बाद रियो और एबेल जानबूझ के एक डार्क एले से जाते हैं जिसे एक्सपेक्ट था। वही शेडी एडवेंचर्स उन पे हमला करने आ जाते हैं, लेकिन रियो को पहले से पता था। एक लम्हे में वो उन सब के सर पे आइस गिरा के उन्हें गिरा देता है। बिल्कुल आसान फाइट थी। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनसे इंटेरोगेशन के लिए गार्ड्स को दे दिया जाए। प्लेजर डिस्ट्रिक्ट में फिलिप्स अकेला चल रहा होता है और रॉयल्स उसके पीछे चोरी चोरी आके अटैक करने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही वो तलवार निकालते हैं उनका पूरा जिस्म लॉक हो जाता है, एक लिम्ब भी नहीं हिलता। फिलिप्स का ट्रैप परफेक्टली काम करता है। वो बताता है अब समझ गया हूँ तुम लोग कितने गिरे हुए हो, तुम्हें जीने का हक भी नहीं। उसने एक असैसिन टाइप लड़की शैना से पैरालिटिक नीडल्स लगवाए थे। अब जब सब फ्रीज हो चुके थे, फिलिप्स चिल्लाता है शैना काम खत्म करो। शैना फायर मैजिक से नाइट्स को जलती हुई चिकन नगेट्स बना देती है। सब लिटरली हवा हो जाते हैं। अगली सुबह कैपिटल से रिसर्च टीम आती है और प्रिडिक्टेबली ड्रामा शुरू हो जाता है। क्लाइव नाम का रिसर्चर पूरे शहर का खाना अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीज कर लेता है। फिर वो डिमांड करता है कि डंजन रीओपन करो और उनकी टीम को प्रोटेक्शन के लिए एडवेंचर्स दो। ह्यू सीधा मना करता है। डंजन की कंडीशन अननोन है, डेंजरस हो सकता है, लेकिन क्लाइव के पास फुल अथॉरिटी नोटिस होता है तो ह्यू मना नहीं कर सकता।